हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरटीआई के बारे में बात करेंगे। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। राइट टू इन्फॉर्मेशन में कोई भी आम आदमी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। आप लोग टैक्स पे करते हैं, देश का हर नागरिक टैक्स पे करता है, तो उसका पे किया हुआ टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, ये जानने का उसका पूरा अधिकार है। इसलिए आरटीआई में हर नागरिक को सरकार से सवाल करने की पूरी छूट है। आरटीआई एक्ट 2005 आने से पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट्स का ही एक पार्ट माना जाता था। कैसे माना जाता था मैं बताती हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी। अब अगर आपके पास बोलने की आजादी है तो आप बोलोगे तो तभी जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, और वो इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आएगी? आरटीआई से। तो इस तरीके से आरटीआई जो है हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है। हमारे आरटीआई एक्ट से पहले एक एक्ट था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2002 में आया था। बाद में इसको रिप्लेस करके राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया। अब इसको रिप्लेस करने के भी कुछ कारण थे, जैसे कि आरटीआई में आपका अधिकार बन जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, यानी कि जिससे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उसके लिए कंपलसरी है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2002 का एक्ट था, उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला होता था उसकी मर्जी होती थी। वो अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहे तो करेगा, नहीं तो नहीं देगा। दूसरा, आरटीआई में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना कराए जाने पर पेनल्टी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई भी पेनल्टी नहीं थी। तो वो जो एक्ट था वो बहुत ज़्यादा वीक था, तो इसलिए उस एक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नया एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया। आरटीआई मैंडेट करता है टाइमली रिस्पॉन्स के लिए, मतलब कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसको विद इन मीन टाइम प्रोवाइड कराया जाए। आरटीआई का जो बिल लाया गया था उसको 15 जून 2005 में हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पास किया गया था, और इसको पूरी तरीके से लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 में। आरटीआई एक्ट सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आरटीआई को पूरे इंडिया में लागू किया गया था, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर में आरटीआई लागू नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में भी आरटीआई लागू हो गया था। आरटीआई हर नागरिक को इतनी ताकत देता है कि वो गवर्नमेंट से, किसी भी पब्लिक ऑफिसर से या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। लेकिन आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी जिससे देश की एकता या अखंडता को कोई नुकसान हो, या फिर उसकी सिक्योरिटी पर कोई असर आए, या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि नेचर से कॉन्फिडेंशियल हो, यानी कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए और उसको पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू नहीं दी जाएगी। ये सेक्शन 8 में लिखा है। अब एक बार राइट टू इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आरटीआई के थ्रू हम क्या क्या इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट विच इज हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स द राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, टेकिंग नोट्स, extracts and certified copies of documents or records, taking certified samples of material, obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode, or through printouts where such information is stored in a computer or any other device। यानी कि किसी भी काम के, डॉक्यूमेंट्स के या रिकॉर्ड्स के इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड्स की सर्टिफाइड कॉपी मांगी जा सकती है, या फिर किसी भी मटेरियल का सर्टिफाइड सैंपल मांगा जा सकता है, और इस इंफॉर्मेशन को डिस्केट्स, फ्लॉपीज, वीडियो कैसेट्स या टेप्स या फिर और भी कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में मांगा जा सकता है जिससे कि इसको आगे फ्यूचर के लिए कंप्यूटर में सेव करके रखा जा सके या फिर किसी और डिवाइस में सेव करके रखा जा सके।
अब जानते हैं कि आरटीआई के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर द सिटीजन, यानी कि एक आम आदमी को इतना ताकत दे देता है ये आरटीआई का एक्ट कि वो अपनी मर्जी से जहां भी उसको डाउट फील हो वो गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। सेकेंड है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी आरटीआई के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी तो वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी, जिससे कि जो उनका काम होगा, जो गवर्नमेंट का काम होगा, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक जवाबदेही बनेगी। अकाउंटेबिलिटी मतलब एक जवाबदेही बनेगी उनकी। इसका थर्ड है टू रिड्यूस द करप्शन। जब गवर्नमेंट को पता होगा कि कोई भी हमसे आरटीआई के थ्रू कुछ भी पूछ सकता है तो वो अपने काम को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि करप्शन में कमी आएगी। फोर्थ है इट हेल्प्स द सिटीजन टू हैव नॉलेज अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि सरकार क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, इन सब की नॉलेज भी एक आम इंसान को भी मिलेगी। फिफ्थ है डेमोक्रेसी विल बी इन फोर्स। जब एक आम इंसान को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार होगा तो हमारे देश में डेमोक्रेसी भी एज इट इज बनी रहेगी। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं वही आरटीआई फाइल कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में जो एनआरआईज हैं, जो नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया हैं, वो भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू मांगी जाती है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कौन कराता है। वो प्रोवाइड कराता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि पीआईओ। पीआईओ दो तरीके के होते हैं, सेंट्रल पीआईओ और स्टेट पीआईओ। वो एप्लीकेंट जिसने आरटीआई फाइल की है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए या तो सेंट्रल पीआईओ रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर स्टेट पीआईओ रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपकी जो आरटीआई है वो सेंटर से रिलेटेड है, यानी कि सेंटर के किसी काम की इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सेंट्रल पीआईओ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। और अगर आपकी आरटीआई स्टेट से रिलेटेड है, यानी कि स्टेट के किसी काम से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको स्टेट पीआईओ प्रोवाइड कराएगा। इसका मतलब है जब भी कोई आरटीआई आएगी तो ये दोनों ही आरटीआई का जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप जानते हैं कि आरटीआई को फाइल कैसे किया जाता है। आरटीआई एक्ट सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। आप उसको हैंड रिटन भी लिख सकते हैं और आप उसको टाइप भी करा सकते हैं। ये एप्लीकेशन इंग्लिश में हो सकती है, हिंदी में हो सकती है या फिर और किसी ऑफिशियल लैंग्वेज में भी हो सकती है। आरटीआई फाइल करने के लिए 10 रुपये की फीस लगती है और ये जो 10 रुपये का अमाउंट है ये स्टेट्स के हिसाब से या फिर किसी और कंडीशंस की वजह से वेरी कर सकता है। और जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। इसका मतलब कि अगर कोई गरीब व्यक्ति जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो बिना किसी शुल्क के आरटीआई फाइल कर सकता है। आप जो भी आरटीआई फाइल कर रहे हैं उसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन आपको क्यों चाहिए, ऐसा कोई भी रीज़न आपको उस आरटीआई की एप्लीकेशन में डालने की ज़रूरत नहीं है और आपको अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल भी उस एप्लीकेशन में डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उतनी ही इन्फॉर्मेशन दीजिए कि वो लोग आपको कांटेक्ट कर सकें। इस आरटीआई की एप्लीकेशन को आप पीआईओ के रिलेवेंट डिपार्टमेंट में बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें आपके पास प्रूफ बन जाता है कि आपने एप्लीकेशन कब सेंड करी और कब वहाँ पर पहुँची। जब आपकी एप्लीकेशन पीआईओ के ऑफिस पहुँच जाएगी तो उस एप्लीकेशन के रिसीव होने से अगले 30 डेज के अंदर अंदर पीआईओ को आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी जो आपने अपनी आरटीआई में मांगी है। अगर आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी है जिससे किसी की लाइफ या लिबर्टी जुड़ी हुई है, यानी कि किसी की जान को खतरा है या फिर किसी को आज़ाद कराना है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपने मांगी है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है जो किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तो ऐसे केस में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए 40 डेज दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसे केस में जो पीआईओ होते हैं वो उस थर्ड पार्टी को पहले नोटिस भेजते हैं और उनको ये बताते हैं कि आपके लिए ऐसे ऐसे आरटीआई आई है और हमें आपकी ये इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड करानी होगी, और फिर उसके बाद वो आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं।
अब मान लीजिए कि आपकी आरटीआई की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे में पीआईओ को रिजेक्शन का पूरा रीजन आपको बताना होगा कि क्यों उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। अब पीआईओ आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, या फिर 30 डेज का पीरियड निकल जाए और पीआईओ का कोई जवाब ही ना आए, या फिर वो आपको जवाब दे लेकिन आप उसके जवाब से सेटिस्फाइड ना हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर इन तीनों में से कुछ भी होता है तो आरटीआई के सेक्शन 19 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग आप पीआईओ के अपर लेवल के ऑफिसर के पास एक अपील डाल सकते हैं। ये अपील आपको पीआईओ के डिसीजन के 30 डेज के अंदर अंदर डालनी होगी। अगर आप 30 डेज के अंदर ये अपील नहीं डाल पाए और आपका कोई जेन्युइन रीजन है तो आप उनको अपना रीजन बता सकते हैं और 30 डेज के बाद भी इस अपील को डाल सकते हैं। अगर उनको वो आपका रीजन जेन्युइन लगेगा तो वो आपकी उस अपील को 30 डेज के बाद भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन 30 डेज का टाइम पीरियड पूरा होने के बाद भी आपको सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर ये अपील डालनी होगी। अगर आप अपनी इस अपील के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप 90 डेज के अंदर अंदर, इस डिसीजन के 90 डेज के अंदर अंदर अपनी सेकंड अपील सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में भेज सकते हैं। इसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो भी इंफॉर्मेशन आपको देगा या जो भी जवाब आपको देगा वो आपको मानना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।